हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर पे से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और इस चैप्टर में मैं जो भी टॉपिक्स आपको क्लियर कराऊंगा, उनके फॉर्मूले, उनके जो भी डेरिवेशंस है वो आप ढंग से सीख लें, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर में एज इट इज आपसे वो पूछ लिए जाते हैं। तो बहुत इजी चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है, कंसेप्चुअल है, सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा डिटेल में, तो ध्यान से सुनते चले और नोट्स भी मेंशन करते चले अपनी नोटबुक्स में। क्लियर है? तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा किसके बारे में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले है क्या ये? जब भी हम बेटा चार्ज या करंट का इफेक्ट केमिकल कंपाउंड्स या केमिकल रिएक्शंस में देखें, तो वो जो चीज़ें हैं वो हम इसी यूनिट में पढ़ते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं जब करंट के इफेक्ट या इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जब हम किसी केमिकल रिएक्शन में देखते हैं तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। या फिर करंट की जगह हम बोल भी देते हैं चार्ज, कि चार्ज का इफेक्ट या करंट का इफेक्ट जब किसी केमिकल रिएक्शन या कंपाउंड के ऊपर देखा जाए, वो सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होने चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, तो मैं वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, फिर हम इस चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ही डिपेंड करता उन्हीं टर्म्स के ऊपर, क्योंकि वो टर्मिनोलॉजी ही नहीं पता होगी तो हम पढ़ कैसे पाएंगे। तो सबसे पहला टर्म जो हमें सीखना है इस चैप्टर के लिए, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। होती क्या है? हाँ या ना? इलेक्ट्रोलिसिस, एक दो मैं टर्म्स और आपको बता देता हूँ, हाथ के हाथ समझते चलें, वो सारे टर्म्स मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहला तो इलेक्ट्रोलिसिस जो हम डिस्कस करने जाएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, होते क्या है? वैसे भी आपको मैंने 11th वाले पार्ट में पढ़ा रखा है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर है? आयनिक कंपाउंड्स का ही दूसरा नाम मैंने इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट्स भी बोला था। क्लियर है? तो सबसे पहला टर्म इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा हम बात करेंगे किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स की। तीसरा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड्स की। व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स? क्लियर है? फिर हम बात करेंगे एनोड की, फिर हम बात करेंगे कैथोड की, और फिर हम बात करेंगे आयंस के ऊपर। क्लियर है? रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स, ये टर्म्स हैं जो हमें इस चैप्टर में सीखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलिसिस से। होता क्या है हर टर्म का मतलब डिटेल में बताऊंगा, ध्यान से समझते चलना। हम बात कर रहे हैं किसकी? इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? होता क्या है ये वो सुनिए। क्या? डीकम्पोजिशन होना, मतलब टूटना किसी भी, किसका? मेरा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट का। किसका बेटा? इलेक्ट्रोलाइट का। डीकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स मोल्टन स्टेट और aqueous solution and bringing about a chemical change like reduction और ऑक्सीडेशन। मेरे ख्याल से ये रिएक्शन होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ाई हुई है मैंने। ठीक है? हाँ या ना? तो वही चीज वापस से पढ़ रहा हूँ। क्या होता है इसमें? डीकम्पोजिशन होता है। किसका होता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपके लिए शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जो बेसिक चीज आप समझ चुके होंगे, आयोनिक कंपाउंड। सब जानते हैं इसको, आयनिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा। कौन से कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे NaCl। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है? तो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का डीकम्पोजिशन करना है। कब होगा? जब हम उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास करा दें। किसके थ्रू? इस इलेक्ट्रोलाइट। और ये इलेक्ट्रोलाइट या तो मेल्टेड फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, या फिर पानी में डिसॉल्व फॉर्म में होना चाहिए, एक्वा सॉल्यूशन में। और जब हम ऐसा करेंगे कि इसके मोल्टन स्टेट या इस इलेक्ट्रोलाइट के एक्वा सॉल्यूशन से क्या पास कराएंगे? इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसे ही वो करंट पास होगी तो उस मिक्सचर में, उस मोल्टन लिक्विड में और उस एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा? एक केमिकल चेंज होगा बेटा। क्या होगा? केमिकल चेंज, जैसे कि रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन। किसका? आयंस का। ठीक है? और इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर है? क्या नाम देते हैं बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। अब एक बात और, अपैरेटस चाहिए होगा जब ये काम कराना है, तो डेफिनेटली, तो जिस अपैरेटस में ये इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट कराई जाती है, उस अपैरेटस का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्या नाम होता है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। क्योंकि अभी आपको आगे जाके मैं एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी पढ़ाऊंगा, तो कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसलिए मैं आपको मेंशन कर रहा हूं साफ साफ कि वो अपैरेटस जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस होती है, दैट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कंफ्यूजन मत रखिएगा, समझा रहा हूं कंसेप्ट के साथ। क्लियर है? तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? डीकम्पोजिशन होना या कोई केमिकल रिएक्शन होना।
कब? जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दें, किसके थ्रू? उस इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन स्टेट या एक्वा सॉल्यूशन से। क्लियर है? हाँ या ना? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट की वजह से कुछ केमिकल चेंज हो। तो इन शॉर्ट इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काय में? केमिकल एनर्जी में। काय में कन्वर्ट हो जाती है बेटा? केमिकल एनर्जी में। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम करंट की मदद से एक केमिकल रिएक्शन कैरी आउट कराते हैं, जैसे कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम बन रहा है, तो आप जरा ध्यान से देख लें। तो ये डायग्राम है, ये इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अपैरेटस। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता क्या क्या है वो चीजें देख लें, और इसमें ही करंट पास होने पर इलेक्ट्रोलिसिस होती है। तो सबसे पहला एक बीकर होगा, इस बीकर में फिल होता है इलेक्ट्रोलाइट। क्या भरा हुआ होता है इसके अंदर? इलेक्ट्रो, लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है? आयनिक कंपाउंड। इस इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट होते हैं, कैटायन एंड एनायन। अब कैसे पता? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल उठा लेना, NaCl, नमक, आयनिक कंपाउंड होते हैं। कैटायन कौन होगा NaCl में? Na पॉजिटिव। एनायन कौन होगा? Cl नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। एक बीकर है जिसमें कि क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट और कुछ नहीं, आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें दो पार्ट कैटायन और एनायन। दूसरा, दो इलेक्ट्रोड डिप रहते हैं इस इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोड्स रॉड होती है बेटा, मेटल की है। काय की रॉड होती है? मेटल की। दो इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। क्लियर है? और इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं किससे? एक बैटरी है। ये कौन है बेटा? बैटरी। कौन है ये? बैटरी। क्लियर है? जहां से करंट आएगा, जहां से करंट आएगा। क्लियर है? और जब ये करंट फ्लो करेगा तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका डीकम्पोजिशन हो जाता है, टूट जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो जाता है बच्चा पार्टी? डीकम्पोजिशन। क्लियर है? तो हमने कुछ नहीं किया, NaCl को लिया, मेल्ट कर दिया, लिक्विड NaCl है ये। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड NaCl। क्लियर है? जैसे ही हम इस करंट को पास कराएंगे, वो लिक्विड NaCl में जो कैटायन एनायन साथ साथ बैठे होंगे वो क्या हो जाता है? डीकम्पोज, अलग अलग हो जाते हैं, और जाके कैथोड और एनोड पर रिएक्ट कर जाते हैं, रिएक्शन हो जाती है केमिकल। और ये सब तब तक नहीं होगा जब तक हम करंट कंडक्ट नहीं कराएंगे। जैसी करंट कंडक्ट हो जाएगी तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। और इस अपैरेटस को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स। क्लियर है? हाँ या ना? चले नेक्स्ट टर्म, इलेक्ट्रोलाइट। ये मेरे ख्याल से मैंने बता दिया, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आयन्स जिसमें कैटायन एनायन होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट करंट के आने पर डिसोशिएट या डिकम्पोज हो जाता है। तो वही लिखा है, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट बाय इट्स ओन डिकम्पोजिशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स है, वो सब्सटेंस है जो करंट कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। जो मैंने एक शायद केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक पढ़ाया भी था, मैंने बोला था एक डीमिनरलाइज वाटर लेना, उसमें रॉड डालना और करंट कंडक्ट करना, नहीं करेगी। बट उसी पानी में अगर हम नमक डिसॉल्व कर दें और फिर करंट कंडक्ट कराते हैं, वो कंडक्ट कर जाती है। क्यों? नमक एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो बेटा ऐसा क्यों होता है? उसका कारण है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट्स होते हैं, कैटायन एंड एनायन। और अगर कभी करंट को फ्लो होना है तो उसके लिए आयंस प्रेजेंट होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब इलेक्ट्रोलाइट है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है, तो वहां पे कौन फ्लो होता है? आयंस। इन आयंस के चलने की वजह से करंट कंडक्ट कर जाती है। तो अभी जो ऊपर स्ट्रक्चर बनाया था ना हमने इलेक्ट्रोलाइट का, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, तो इसमें ये जो NaCl था, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो जब रॉड होती है यहाँ पर डिप, और इसमें रॉड से कौन कनेक्ट होता है? बैटरी। कौन कनेक्टेड रहता है? बैटरी कनेक्टेड रहती है बेटा। ये बैटरी आ गई पूरी, प्लस माइनस करके, ठीक है ना? हाँ या ना? तो जब करंट कंडक्ट करती है, तो जब वो करंट इस पानी में आएगी तो उस करंट को यहाँ पर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, पानी नहीं बोल रहा मैं, इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा हूँ, इस इलेक्ट्रोलाइट में वो करंट पास होके जाती है। और उसको पास कराने में कौन हेल्प करते हैं? ये आयंस। क्यों? क्योंकि ये आयंस मूव करते हैं और इनके मूवमेंट की वजह से करंट फ्लो कर जाता है। क्लियर है? तो वही लिखा है, सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट बाय इट्स ओन डीकम्पोजिशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मिनरल एसिड HCl H2O4HNO3, या जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं जैसे NaOH QH, और इन्हीं एसिड और इन बेसिस के कौन? सॉल्ट्स। ये सब कौन होते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्लियर है? इसमें भी दो पार्ट है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिकम्पोज करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में और आयनिक में मैंने पढ़ाया हुआ है। क्लियर है? इलेक्ट्रोलाइट्स पूरा डिस्कस करा रखा है मैंने पहले ही आप लोगों को। चले हाँ या ना? आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा टर्म, इलेक्ट्रोड्स क्या थे? कुछ नहीं, उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रॉड थी ना मेटल की, जिन रॉड्स की मदद से उस इलेक्ट्रोलाइट में करंट आती है और उस इलेक्ट्रोलाइट से करंट बाहर भी जाती है, मतलब सीधी भाषा में उस इलेक्ट्रोलाइट में जो करंट का फ्लो बनाने में जो रॉड्स मेटल की हेल्प करती है वो और कुछ नहीं, इलेक्ट्रोड्स कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है बेटा? इलेक्ट्रोड्स। तो वो लिखा है कंडक्टिंग रॉड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स एंड लीव फ्रॉम दी सोल्यूशन। तो वो रॉड्स मेटल की जिसकी मदद से करंट सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन स्टेट में एंटर भी करती है और उससे बाहर निकल के भी जाती है, उन कंडक्टिंग रॉड्स को हम क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोड्स। क्लियर है? हाँ या ना? अब हमें कैसे पता लगेगा कहाँ से कंडक्ट हुई, कहाँ से नहीं हुई, कहाँ से करंट चली, कहाँ से नहीं करी? तो वो मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, पूरा इलेक्ट्रोलिसिस एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल में एग्जाम्पल्स के साथ, तो वो चीज़ आप समझ लेंगे कि कहाँ से एंटर करी, कहाँ से निकली करंट। चेक करें। अब मेरे पास यही है पूरा अपैरेटस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। अब इसमें ये Mx की जगह मैं इसको मान ले रहा हूँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। क्लियर है? चलें, तो ये बैटरी है, बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल ये रहा, नेगेटिव ये रहा। ठीक है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे 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 चलेंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं। कौन चल रहा है बच्चा पार्टी? इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आए और यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे जाएंगे। तो जो रॉड नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से जोड़ा जाता है उस रॉड को हम कैथोड का नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि इस रॉड पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जरूरी है ऐसा, कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है चार्ज में। कैसा होता है बच्चा पार्टी? नेगेटिव। क्योंकि कैथोड वो रॉड है जिसपे कैटायंस जाते हैं बेटा। कैथोड हम उस मेटल की रॉड को कहते हैं जिस रॉड ने इस इलेक्ट्रोलाइट के किसको अट्रैक्ट करा है? कैटायंस। और कैटायंस सब जानते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो उसकी रॉड कैसी होनी चाहिए? नेगेटिव। तो कैथोड इज नेगेटिव। क्यों? बैटरी से जोड़ा है मैंने इसको, और बैटरी ये कौन से टर्मिनल से जोड़ते हैं हम? नेगेटिव। अब दूसरी रॉड कौन सी है? एनोड। इसको किससे जोड़ेंगे? पॉजिटिव टर्मिनल से। तो एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये एनाइंस को अट्रैक्ट करता है। किसको? एनाइंस। और एनाइंस कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और अगर नेगेटिव चार्ज को जाना है तो इस रॉड को कैसा चार्ज रखना पड़ेगा अपने ऊपर? पॉजिटिव। पहली बात। ठीक है? अब कैसे प्रोसेस चलता है, तो मान लें मैं इस एग्जाम्पल को उठा ले रहा हूँ। तो कैटाइन कौन है तुम्हारे पास? Na पॉजिटिव। एनाइन कौन है तुम्हारे पास? Cl नेगेटिव। तो यहाँ से करंट इलेक्ट्रॉन्स आए। कौन आए बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा। ठीक है? और यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए क्योंकि बैटरी ने इधर इलेक्ट्रॉन दिए और इस बैटरी ने इस रॉड से इलेक्ट्रॉन लिए। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। ये रॉड कैसी हो गई? नेगेटिवली चार्ज। ये रॉड कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही ऐसा होगा तो इस इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटाइंस और एनाइंस हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे। क्या करना स्टार्ट करेंगे? मूव करना। तो कैटाइंस तो भागेंगे इस रॉड की तरफ, एनाइंस भागेंगे इस रॉड की तरफ। अब भाग के करते क्या है? इनका एक ही मोटिव होता है बेटा आयंस का, कि जब ये आयंस अपने इलेक्ट्रोड्स के पास जाते हैं तो इनका एक ही काम होता है, डिस्चार्ज हो जाओ। क्या हो जाओ बेटा? डिस्चार्ज होना। तो जब ये सोडियम आयन इस कैथोड पे जाता है तो कैथोड पे जाके इसकी रिएक्शन होती है। मैं लिख देता हूँ पूरी रिएक्शन क्या होता है यहाँ पे। कैथोड, आप बस इतना याद रखो, डिस्चार्ज होना है। तो Na पॉजिटिव गया, अब इसे डिस्चार्ज करना है तो मैं क्या कर दूँ? इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूँ। हाँ या ना? ले, हो गया डिस्चार्ज, खत्म बात। क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। एनोड पे आ जा। अब एनोड पे कौन गया? एनाइन गया। कौन सा? Cl नेगेटिव। अब इसको भी डिस्चार्ज करना। अब इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। खत्म बात, हो गया डिस्चार्ज। हाँ या ना? ये रिएक्शन हो रही होगी। तो इन शॉर्ट कैटाइंस तो मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे इधर, एनाइंस मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे इधर। और इन्हीं आयंस के मूव करने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ये जो सर्किट है वो क्या हो जाएगा बेटा? कंप्लीट। अगर इस लिक्विड में आयंस ही नहीं होते तो जाता कौन? नहीं, कोई नहीं जा पाता। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के सर्किट को कौन कंप्लीट करता? कोई नहीं करता। तो फिर क्या फायदे का सेल? तो सेल ही नहीं बन पाता। हाँ या ना? इस इलेक्ट्रोलाइट में आयंस हैं और वो मूव करते हैं, उन्हीं के मूवमेंट की वजह से सर्किट कंप्लीट होता है और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। और ये फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन के जो फ्लो की साइकिल है उसके जस्ट ऑपोजिट करंट चलती है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहे हैं? इधर से इधर आए, इधर आए, फिर आयंस की मदद से इधर गए और फिर यहाँ से यहाँ। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसा आ रहा है? इस तरीके से। तो करंट का फ्लो कैसा होगा? ऐसा। करंट इधर से इधर चलेगी, करंट ऐसे घूमेगी इधर से इधर।
क्लियर है, हाँ या ना। तो करंट का फ्लो जस्ट ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के। तो अगर गौर से देखें तो करंट की मैं बात करूं तो करंट क्या कर रही है, यहां से तो एंटर कर रही है और यहां से करंट बाहर आ रही है। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट रखना है ना यार, तो करंट एंटर कौन से इलेक्ट्रोड में कर रही है, एनोड में। एग्जिट कौन से इलेक्ट्रोड से हो रही है, कैथोड से। कैथोड कैसा है चार्ज में, नेगेटिव। एनोड कैसा है चार्ज में, पॉजिटिव। दैट्स इट, ये कहानी है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। कुछ नहीं करना, आयंस डिस्चार्ज होते हैं रॉड पे जाके, और कुछ नहीं है। और ये रॉड काय की होते हैं, मेटल, और इन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। और इसकी मजबूरी है पॉजिटिव होना, तभी तो एनायंस को अट्रैक्ट करेगी, और इसकी मजबूरी है नेगेटिव होना, तभी तो कैटायंस को अट्रैक्ट करेगी। तो सीधी भाषा में इस रॉड का नाम चार्ज के बेसिस पे नहीं होता, इस रॉड का नाम उस बेसिस पे होता है कि इस रॉड ने इस इलेक्ट्रोलाइट के कौन से आयन को अट्रैक्ट किया है। दैट्स इट। चले आते हैं आगे। तो देखें भाई, इलेक्ट्रोड्स पे आ रहा हूं वापस से। तो वही चीज, कंडक्टिंग रॉड्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट एंटर्स एंड लीव्स फ्रॉम दी सॉल्यूशन। अब एंटर एनोड से करती है, लीव कैथोड से करती है। चले, अब कोई इलेक्ट्रोड अच्छा है या बेकार है, उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो होने चाहिए। तो वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो सुनिए। दे मस्ट बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोड अगर हमें चूज करना है तो ऐसा इलेक्ट्रोड चूज करेंगे जो कंडक्टर बहुत अच्छा हो, काय का, इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा, दे शुड नॉट रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो वो जो रॉड थी वो सॉल्यूशन से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। पता लगी वो रिएक्ट कर गई और वो रॉड ही खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इनर्ट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, इनर्ट मतलब अनरिएक्टिव। तो इलेक्ट्रोड बहुत अच्छे कंडक्टर होने चाहिए इलेक्ट्रिसिटी के, और खुद रिएक्ट नहीं करने चाहिए सॉल्यूशन से। जैसे कि कौन कौन, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ग्रेफाइट। इसीलिए इन्हीं लोगों को हम इलेक्ट्रोड की तरह यूज करते हैं। चले आगे आगे। अब दो टाइप के हैं, मेरे ख्याल से मैंने दोनों बता दिए, एनोड भी और कैथोड भी। क्लियर है। तो एनोड, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट एंटर्स इनटू द सॉल्यूशन। यही बात हुई थी, हाँ या ना। करंट कहां से जा रही, एंटर कर रही थी, एनोड से। निकल कहां से रही थी, कैथोड से। कैथोड क्या, द इलेक्ट्रोड थ्रू विच करंट लीव्स फ्रॉम द सॉल्यूशन। पर ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती। क्लियर है। एक्चुअल में डेफिनेशन इलेक्ट्रोड्स की, एनोड और कैथोड की होती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। दो ही चीज होती है बेटा, या तो रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन। तो ये मेरे ख्याल से आपको बात पता होनी चाहिए। रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। तो मेरे ख्याल से अगर आपने पिछले केस में गौर किया हो तो मैंने कैथोड पे क्या रिएक्शन लिखी थी, Na+, और इलेक्ट्रॉन क्या किया था, मैंने ऐड किया था। तो कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड हो गया, जिसपे रिडक्शन होता है। तो दूसरी डेफिनेशन, द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रोनेशन और रिडक्शन अकर्स। क्या होता है, कैथोड, रिएक्शन सामने है। वहीं पे एनोड पे मैंने क्या रिएक्शन लिखी थी, अगर आपने गौर किया हो पीछे, Cl नेगेटिव से इसको Cl बनाया और एक इलेक्ट्रॉन अलग, रिमूव हुआ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन होता है ये। तो द इलेक्ट्रोड एट विच डी इलेक्ट्रोनेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन अगर इज कॉल्ड एनोड। दैट्स इट। तो ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड और एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। चले, हाँ या ना। मेरे ख्याल से समझ में आ गई हो। तो केवल इलेक्ट्रॉन के एंटर और एग्जिट के बेसिस पे इलेक्ट्रोड्स के नाम नहीं दिए जाते, एक्चुअल रिएक्शन देखी जाती है कि इन इलेक्ट्रोड्स पे असली में होता क्या है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये होती है, अगर आप ये लिख के आओगे तो बढ़िया रहेगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन दोनों इलेक्ट्रोड्स की ये होती है, क्योंकि हमेशा इसके बेसिस पे ही बात चलती है। एनोड पे क्या, डी इलेक्ट्रोनेशन या ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या, इलेक्ट्रोनेशन या रिडक्शन। करंट एंटर करना ना एंटर करना इतना मेजर पार्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, मेन खेल होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड जिसपे रिडक्शन होता है, एनोड वो इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीडेशन होता है। चलें आगे। मेरे ख्याल से बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होंगे। इलेक्ट्रोलिसिस समझ में आ गया होगा, इलेक्ट्रोलाइट समझ में आ गया होगा, और इलेक्ट्रोड, और इन तीनों को समझना जरूरी था क्योंकि तभी तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल आएगा। क्लियर है। तो सीधी भाषा में करंट की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रही है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। कहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स पर। क्लियर है। तो अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल मैं और उठा लेता हूँ इलेक्ट्रोलिसिस का, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत ना होगी भी तब भी सुनना तो पड़ेगा ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फिर स्किप नहीं हो सकती ये चीज़ें। तो एक और एग्जांपल उठा ले रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का ही। सेल बना दिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भर दे रहा हूँ मैं। क्लियर है। अब इसमें मैं भर दे रहा हूँ NaOH। ठीक है, ये कैटायन, ये एनायन। मैं पहले तोड़ के रख दे रहा हूँ आपके लिए।
तो ये इलेक्ट्रोड बना दो, ये क्या बना दो, इसके इलेक्ट्रोड। क्लियर है। अब एक एंड छोटे से एक बड़े से, ये कैसा टर्मिनल पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव। क्लियर है, हाँ या ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो अब ये रॉड कैसी हो गई, पॉजिटिव, तो ये कौन हो गया अब तुम्हारा एनोड। कौन हो गया बेटा, एनोड, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा तो ये पॉजिटिव है। अब ये किससे जोड़ा मैंने, नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये कौन हो गया, कैथोड, क्योंकि ये कैसा है, नेगेटिव। अब बताओ कौन सा आयन किधर जाएगा, ये कैथोड पे जाएगा या ये कैथोड पे जाएगा, या ये एनोड पे जाएगा या ये। तो सिंपल सा फंडा है, एनोड पे जाते हैं एनायंस, कैथोड पे जाते हैं कैटायंस। तो अगर ये सोडियम यहाँ है और OH यहाँ है, तो OH तो जाएगा इधर और सोडियम जाएगा इधर, और जाएगा तो और क्या, नाचेगा, नाचेगा नहीं, रिडक्शन होगा। किस पे, कैथोड पे। तो कैथोड पे क्या हो रहा होगा, लिख दे रहा हूं मैं आपके लिए। कैथोड पे सोडियम गया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन खाया, क्योंकि इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन अच्छे खासे होंगे, मेटल है भाई, और नेगेटिव से भी जोड़ रखा तो इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन होंगे, खाया और कन्वर्ट इनटू सोडियम। ठीक है। एनोड पे कौन गया, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लूज किया और फ्री OH में कन्वर्ट। अब मैं 2 OH ले रहा हूँ जिससे बैलेंसिंग हो जाए, इसको भी 2 OH बना ले रहा हूँ। क्लियर है, हाँ है ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना आप, कोई दिक्कत नहीं, उससे क्या है, बैलेंसिंग करनी है मेरे को, क्योंकि OH अकेला कभी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो OH नेगेटिव कन्वर्ट हो जाता है OH में, तो 2 OH आपस में रिएक्ट कर जाते हैं और ये बना लेते हैं H2O प्लस हाफ O2, ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो एनोड पे ही रिएक्शन हो गई। तो OH नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो जाता है। तो यहाँ हो रही है रिडक्शन, यहाँ हो रही है ऑक्सीडेशन। क्लियर है। तो सोडियम तो जाके यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, और OH जब यहाँ जाएगा तो इसके चारों तरफ बबल्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बच्चों, इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ बबल्स, और वो बबल्स और कुछ नहीं, ऑक्सीजन के बबल्स होते हैं। काय के बबल्स होते हैं बेटा, ऑक्सीजन, क्योंकि गैस इवॉल्व हो रही है ना इस रिएक्शन में। ये एरो डिनोट करता है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, और जब भी किसी लिक्विड में इवॉल्व होगी गैस तो एयर बबल्स क्रिएट हो जाएंगे, और वो एयर बबल्स काय के होंगे, ऑक्सीजन के। क्लियर है। तो ये रिएक्शन हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। कब और किसकी वजह से, इस बैटरी की वजह से। बैटरी की वजह से करंट आई, करंट फ्लो करी, तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई, डिकम्पोजिशन हो गई, रिएक्शन हो गई केमिकल। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दैट्स इट। बट हर बात या हर बार ये रिएक्शन लिखना इतना आसान नहीं होता है। क्यों, उसका कारण है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जांपल्स दिए इलेक्ट्रोलाइट के, उसमें सब हमेशा हर बार एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट था, केवल NaCl, केवल NaOH। बट जब कभी इलेक्ट्रोलाइट जो हम इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फिल कर रहे हैं, अगर वो मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हुआ, तब हम क्या करेंगे, तब कैसे पता लगाएंगे कैथोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाएगा। तो उसी चीज को समझाने के लिए हम एक और नया टॉपिक लेके आते हैं, दैट इज प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ आयन ऑन इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन। बेटा एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लिया मैंने उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, तब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट उसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल में मैंने एक से ज्यादा टाइप के इलेक्ट्रोलाइट रख दिए, तब क्या करेंगे हम। तो उस कंडीशन में कौन सा आयन कैथोड पे जाएगा और कौन सा आयन एनोड पे जाएगा, किसका रिडक्शन होगा और किसका ऑक्सीडेशन होगा, उस बात को समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। एग्जाम्पल भी समझा देता हूं कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं। मान लो जैसे कि ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, इसमें मैं जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं वो 2 इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा, इट इज अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब उस इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर में मेरे पास 2 चीज है, HCl भी है और HNO3 भी है, हाँ है ना। एक मिक्सचर ले लिया मैंने HCl और HNO3 का। क्लियर है। तो इस इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर में अब 2 आयंस नहीं है, 2 से ज्यादा आयंस है। पहले तो हर बार एक कैटायन एक एनायन था, अब कौन कौन से आयंस है इसके अंदर, एक तो H+ होगा, दूसरा Cl- होगा, तीसरा NO3- होगा, हाँ या ना। यही तो आयंस होंगे इस मिक्सचर के अंदर। अब बात यह आती है कि इनमें से कौन सा कैथोड पे जाएगा, कौन सा एनोड, क्योंकि अब बेटा 2 ऑप्शन आ गए तेरे पास एनायन में, Cl नेगेटिव भी और NO3 नेगेटिव भी। अब बात यह आएगी कि एनोड पर Cl नेगेटिव पहुंचेगा या NO3 नेगेटिव, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप एक ही इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हो, एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट भर रहे हो, कभी कभी मिक्सचर भी आ सकता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हमारे सामने हुई और हमें ये देखना पड़े कि एनोड पे कौन जाएगा
तो उसके लिए हमें टॉपिक समझना पड़ेगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, क्योंकि किसको प्रेफरेंस देंगे। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज का मतलब ही वही है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते समय हर आयंस को एक समान प्रेफरेंस नहीं देते, किसी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है और किसी को कम प्रेफरेंस दी जाती है। अब बात ही आएगी वो प्रेफरेंस किस बेसिस पे दें, वही चीज मैं समझाने जा रहा हूं, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ एन आयन ऑन इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। तो सुनना, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑफ एन आयन डिपेंड्स अपॉन दी फॉलोइंग 3 फैक्ट्स, 3 फैक्ट पे डिपेंड करते हैं। सबसे पहला कौन सा फैक्ट है, नेचर ऑफ आयन। पहले देख तो लें कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे ये डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। सबसे पहला है नेचर ऑफ आयन, आयन का नेचर कैसा है। दूसरा अमाउंट पे, अभी दिखा दे रहा हूं, ये तो एग्जांपल्स हैं नेचर ऑफ आयन के। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ आयन, कि उस मिक्सचर में कौन से आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है कौन सी कम है, दूसरा फैक्टर जिस पे ये बात डिपेंड करती है। तीसरी बात नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि वो जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है उसमें जो हमने इलेक्ट्रोड्स रख रखे हैं उनका नेचर कैसा है। तो इन तीनों फैक्टर पे डिपेंड करता है कौन, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। तो बहुत सिंपल सी चीज है, समझ में आएगा ध्यान देंगे तो सबसे पहला मैं बात कर रहा हूं नेचर ऑफ आयन, कि आयन के नेचर पर डिपेंड करता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। तो समझेंगे। सबसे पहली बात कैथोड के लिए मैं बात कर रहा हूं, दोनों रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स के लिए अलग बता रहा हूं, सुनना जरा। इन एन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन 2 or more than 2 cations are present at comparable concentration, then the cation which has greater reduction potential, ये पोटेंशियल्स होते हैं बेटा, आगे जाके समझाऊंगा इस चैप्टर में, तो अभी रीजन समझ ले, अभी मतलब मान लो, फिर आगे जाके प्रॉपर समझ में आएगा कि है क्या है रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या, जब भी किसी सॉल्यूशन में 2 या 2 से ज्यादा कैटायंस आए और उनकी कंसंट्रेशन लगभग आसपास हो, बराबर होनी चाहिए, ये नहीं कि कंसंट्रेशन में वेरिएशन है, कंसंट्रेशन लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम किस कैटायन को प्रेफरेंस देते हैं, हम उस कैटायन को प्रेफरेंस देते हैं बेटा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है बेटा, रिडक्शन पोटेंशियल, और वही जाके डिस्चार्ज होगा, मतलब वही जाके रिडक्शन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मुंह उठा के हर कोई कैटायन चला नहीं जाता। तो अब ना तो आपको रटे होंगे रिडक्शन पोटेंशियल, ना क्वेश्चन में मेंशन होंगे, तो उसके लिए हम सीरीज याद कर लेते हैं बेटा, ठीक है। तो ये कुछ कैटायंस की सीरीज बना दी ऑन द बेसिस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल और इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाई है। तो आपको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा जिससे आपको पेपर में वैल्यूज ना याद रखनी पड़े। तो किस कैटायन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, किसका कम है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है। तो सबसे कम K+, उससे ज्यादा Ca+2, उससे ज्यादा Na+1, Mg+2, Al+3, Zn+2, Crf3, Fe+2, Co+2, Pb+2, Cu+2 और Ag+1। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर है। तो कैटायंस के रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग वैल्यू है। तो अगर मान लो किसी सॉल्यूशन में या किसी मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपके पास Na+ भी है और H+ भी है, उस बीकर के अंदर, उस मिक्सचर के अंदर, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, तो उस सॉल्यूशन में आपके पास सोडियम+1 भी है और H+1 भी है। अब आपसे पूछा जाए इनकी कंसंट्रेशन भी बराबर ही है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कैथोड पे कौन जाएगा, H+ जाएगा या Na+ जाएगा, तो सिंपल सा आंसर रहेगा H+। पर शर्त क्या है कि इसकी और इसकी कंसंट्रेशन लगभग बराबर रहनी चाहिए। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा कैसे हो पाएगा पॉसिबल, मैं बता रहा हूँ पॉसिबल करके। लिखो, एक और एग्जांपल बना लेते हैं, एक ही है। मान लो मेरे पास एक बीकर है, इसमें मैंने भर दिया NaOH। क्या भर दिया बेटा, NaOH। पर NaOH का मैंने एक्वस और डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाया। डाइल्यूट मतलब इसमें पानी भी होगा। कैसा बनाया है इसमें, NaOH का सॉल्यूशन जिसमें पानी भी होगा, H2O भी होगा, पानी भी होगा, और उसमें NaOH मिला दिया। एक्वस लिख दिया तो मेरे को पानी लिखने की यहाँ पर जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक्वस का मतलब ही पानी है भाई, हाँ है ना। कैसा सॉल्यूशन बना दिया मैंने, एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। कैसा सॉल्यूशन बचा पार्टी, एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ही है कि इस बीकर में NaOH के साथ वाटर भी होगा। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रोड आ गए इसके 2, और ये बैटरी लग गई, खत्म, बन गया सेल। अब इस कंडीशन में तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है कि NaOH भी है, आयनाइज कर ले, Na+ OH- और वाटर भी है, H+ और OH-। और जरा गौर से देख, इस मिक्सचर के अंदर तेरे को ये तीनों आयंस मिलने होंगे, ये अब ये तो सेम है ही, हाँ या ना। NaOH पानी में घोला है, तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है, 2 तो कैटायन है डिफरेंट टाइप के और 1 एनायन है। तो अब एनोड की तो झंझट है नहीं, मेन दिक्कत आई कैथोड पे, कि अब क्वेश्चन क्या उठता है कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो कैथोड पे H+ जाएगा या Na+। तो सिंपल सा रीजन दिया आपको, जिस आयन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो
कैथोड पे जाके रिड्यूस होगा, पर शर्त क्या है कि इन दोनों की कंसंट्रेशन लगभग बराबर होगी, तब ये वाली चीज रूल अप्लाई होगा, अन्यथा ये रूल अप्लाई नहीं, क्योंकि कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो ये रूल फेल हो जाता है। कंसंट्रेशन जब बराबर है इन दोनों की तभी हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि H प्लस कैथोड पे जाएगा, ना कि Na प्लस, क्योंकि H प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल Na प्लस से ज्यादा है। क्लियर है? हाँ या ना? तो यही चीज हम एनोड के लिए देखते हैं, पर वहां पर हम रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देखते, वहां देखते हैं हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वही ले, इन एन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन 2 और मोर एनायंस आर प्रेजेंट इन कंपेरेबल कंसंट्रेशन देन एनायन व्हिच हैज ग्रेटर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल डिस्चार्ज फर्स्ट। तो उस केस में वो आयन जाके डिस्चार्ज होगा पहले जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये जो सीरीज बना रखी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SO4 2 नेगेटिव से ज्यादा, NO3 नेगेटिव, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव एंड OH नेगेटिव। क्लियर है? तो ये इस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। तो जिसका ज्यादा है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो पहले डिस्चार्ज होगा, जिसका कम है वो बाद में। सेम रूल है जस्ट लाइक कैथोड, वहां पे हम रिडक्शन पोटेंशियल देखते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं। क्लियर है? पर शर्त क्या है कि ये तब अप्लाई होगा रूल जब वो दोनों आयन जिनकी वजह से हमें डाउट हो रहा है तो उनकी कंसंट्रेशन लगभग बराबर होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ये दे रखा है NaOH और HCl का केस। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं पानी की, किसकी मदद से? प्लैटिनम इलेक्ट्रोड एग्जाम्पल है, जिसमें वाटर को हमने कंडक्टिंग बनाया है बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl या फिर NaOH। तो पहले मैं HCl के साथ बना रहा हूँ, फिर NaOH के साथ। तो बनाते हैं भाई, कुछ नहीं, उस बीकर में क्या है? पानी भी है, H2O भी है और HCl भी है, और खास बात क्या है, इन दोनों की कंसंट्रेशन लगभग बराबर है। क्लियर है? आयनाइज कर, तो पानी भी टूटेगा H प्लस OH माइनस में, HCl भी टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। देख भाई, कैथोड की तो टेंशन है नहीं, क्योंकि कैथोड में H प्लस है दोनों, चाहे इससे ले ले चाहे इससे ले ले, तो कैथोड पे तो ये रिएक्शन आएगी साफ साफ, H प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा, रिड्यूस होगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बट दिक्कत आएगी किसके साथ? एनोड के साथ। किसके साथ दिक्कत आएगी बच्चा पार्टी? एनोड के साथ। क्यों? एनोड पे आपके पास दो ऑप्शन है कि OH जाएगा या Cl नेगेटिव जाएगा। और साथ बात क्या है, इन दोनों की कंसंट्रेशन लिख दे रहा हूं, ऑलमोस्ट सेम है। कैसी है कंसंट्रेशन इन दोनों की? ऑलमोस्ट सेम। मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में, सेम कंसंट्रेशन। ठीक है? तो अब किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो देख ले। OH का ज्यादा है, तो एनोड पे कौन जाएगा? OH नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दो OH बना, वाटर और ऑक्सीजन रिलीज, दैट्स इट, खत्म बात ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से। यहीं पर अगर NaOH का केस होता तो वो देख ले भाई, कैथोड पे दिक्कत आती है आपके पास H प्लस और Na पॉजिटिव, एनोड तो सेम ही है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इससे भी OH नेगेटिव, इससे भी OH नेगेटिव, तो वो तो निकल गया। कैथोड में दिक्कत आती कि H प्लस जाएगा Na प्लस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसको रिड्यूस करा लियो, खत्म बात। क्लियर है? मेरे ख्याल से पकड़ पाए होंगे मेरी बात। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आयन। दूसरा रूल कंसंट्रेशन ऑफ आयन के हिसाब से। किसके हिसाब से बच्चा पार्टी? कंसंट्रेशन। अब एक और चीज है कंसंट्रेशन आयन की, उससे भी हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैटायन जाके डिस्चार्ज होगा या कौन सा एनायन। सीधी भाषा में एक रूल याद रखो, जिसकी संख्या ज्यादा होती है बात उसी की मानी जाती है। सिंपल सी बात है, हमें जैसे आप पॉलिटिक्स में देखते होंगे वोटिंग होती है, जिस पार्टी को ज्यादा सीट मिलती है वो सत्ता में आती है, वही रूलिंग पार्टी होती है, वही देश चलाती है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। कंसंट्रेशन ऑफ आयन, क्या सॉल्यूशन में जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है उसी की बात मानी जाती है, जिन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। तो इन शॉर्ट डिस्चार्ज होगा तो वही आयन होगा, कैथोड या एनोड, कोई सा भी हो, कैसा भी हो, फर्क नहीं पड़ता कि रिडक्शन पोटेंशियल कैसा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डजंट मैटर। मैटर क्या करता है? उनका अमाउंट, उनकी कंसंट्रेशन। तो इसका सिंपल सा फंडा है, आयंस विच आर प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस वुड डिस्चार्ज फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर। नेचर से हमें कोई मतलब नहीं होता, जिस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वो जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, जिसकी कम है वो डिस्चार्ज नहीं होगा। एग्जाम्पल, तो अब हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं सैचुरेटेड NaCl सॉल्यूशन का। क्लियर है? हाँ या ना? अभी ऊपर हम लोग एग्जांपल्स ले रहे थे डाइल्यूट, जिसमें आयंस की कंसंट्रेशन लगभग बराबर थी। अब हम सॉल्यूशन ले रहे हैं सैचुरेटेड। कैसा ले रहे हैं? सैचुरेटेड, जिसमें पानी या फिर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कंपेरेबल नहीं है। एग्जांपल, NaCl पानी में मिलाया मैंने, Na प्लस Cl माइनस बना, पानी टूटा, H प्लस OH माइनस बना। अब भी तेरे पास दो डाउट है, Na प्लस और H प्लस में से कौन जाएगा, Cl माइनस और OH माइनस में से कौन जाएगा डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? सैचुरेटेड।
मतलब NaCl की मात्रा H2O के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। इन शॉर्ट Na आयंस H+ आयन से बहुत नंबर में हाई है और Cl- आयन OH- से नंबर में बहुत हाई है। बट अगर हम नेचर देख रहे होते तो उस हिसाब से H को जाके कैथोड पे रिडक्शन करना चाहिए या फिर OH नेगेटिव को जाके एनोड पे रिडक्शन करना चाहिए। बट ये कंडीशन है कंसंट्रेशन की, क्योंकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो यहाँ पर भाड़ में गया नेचर, यहाँ पे डिपेंड करता है अमाउंट। तो Na+ का अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर में ज़्यादा है और Cl- का भी अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट के मिक्सचर में ज़्यादा है। इसलिए कैथोड पे तो सोडियम आयन जाता है, उससे हमें फर्क नहीं है। H+ का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा तो बना रहे ना, पर तेरा अमाउंट तो कम है, तो मेरी बात चलेगी जो अमाउंट में ज़्यादा, तो जाके रिड्यूस हो गया और डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर है? वहीं पे Cl- इलेक्ट्रोड एनोड पे जाएगा और वहां ऑक्सीडेशन करके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सोडियम मेटल हाईली रिएक्टिव होता है बेटा, तो सोडियम केवल यहीं पे नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि इस बीकर में पानी तो है ही ना। तो सोडियम मेटल बचे हुए पानी के साथ रिएक्ट करके उसी इलेक्ट्रोड पे, कैथोड पे ही NaOH और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। तो इसीलिए कैथोड पर तो कौन से बबल्स बन जाते हैं? हाइड्रोजन गैस के, और एनोड पर काय के बबल्स बन जाते हैं? क्लोरीन गैस के। क्लियर है? तो ये केस है कंसंट्रेशन का, कि अगर कंसंट्रेशन होती है तो नेचर पे फर्क नहीं देखा जाता। नेचर कैसा भी हो डजेंट मैटर, हमेशा अमाउंट की बात मानी जाती है। एक और एग्जांपल कॉपर सल्फेट का। क्लियर है? वही चीज है, कॉपर सल्फेट का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैटायन में से H+ नहीं जाएगा, कॉपर जाएगा। एनायन में से OH नेगेटिव नहीं जाएगा, सल्फेट जाएगा। कॉपर गया कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन लिया, डिपॉजिट हो गया, रिडक्शन हो गया। एनोड पे सल्फेट गया, SO4 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। सल्फेट पर पानी के साथ वापस रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि रिएक्टिव होता है, तो वापस से H2SO4 ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर देता है। सल्फेट एज इट इज नहीं बैठा रह सकता, इसको वापस से वाटर के साथ रिएक्ट करना पड़ जाता है। इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिया ना उसने अपने, पर सल्फेट वापस से बचे हुए पानी तो हो गई बीकर में, उसके साथ रिएक्ट करके वापस से H2SO4 और ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर देता है। तो एनोड पे बबल्स जो बनते हैं वो ऑक्सीजन गैस के बनते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पे ये बात समझाई जा रही है कि कैथोड पे कौन जाएगा? वो आयन जाएगा जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, चाहे उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो ज्यादा हो, डजेंट मैटर। क्लियर है? चले आगे। हाँ या ना? एक और एग्जांपल सेम चीज है AgNO3 के साथ, आप पढ़ के देखें अपने आप। कंसंट्रेशन Ag की ज्यादा है, रिडक्शन हो गया, NO3 की ज्यादा है, ऑक्सीडेशन हो गया। रिएक्शन देख लें। क्लियर है मेरे हिसाब से? वीडियो पॉज करके एग्जांपल नोट कर लेना। चल रहा हूं मैं आगे। सिंपल केस है, कर पाएंगे आप लोग, उम्मीद रख रहा हूं। तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कि जो हम रॉड यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस कराने की, उसका नेचर कैसा है? क्या वो उस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है? अगर रिएक्ट कर रहा है तो प्रोडक्ट में जो चेंजेस आ जाते हैं बेटा, जो कैथोड एनोड पे हम प्रोडक्ट बना रहे थे ना कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन बन रही है, उन प्रोडक्ट्स में चेंजेस आ जाते हैं। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है। तो सुनना जरा, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है, सैचुरेटेड NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस कराओ, पर इलेक्ट्रोड प्लैटिनम के ना यूज करके मर्करी के करें, मर्क्यूरी के। क्लियर है? मेटल होती है, और मर्क्यूरी इज रिएक्टिव विद सोडियम। मर्करी मेटल सोडियम के साथ रिएक्ट कर जाती है। क्लियर है? पहले ही बताते रहा हूं मैं आपको। चलो कराते हैं। NaCl को तोड़ ले, Na+Cl-। वाटर की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वाटर की तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। भेज कैथोड पे, Na+ गया, 2 इलेक्ट्रॉन का सोडियम में कन्वर्ट। Cl- एनोड पे गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2Cl स्टेबल होता नहीं है, Cl2 गैस बन जाएगी। बट अभी पिछले केस में हम Na को किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे? सॉल्यूशन में बचे हुए पानी के साथ, और क्या लिबरेट करा रहे थे? हाइड्रोजन गैस। बट इस केस में कैथोड काय का बना हुआ है? मर्क्यूरी का। पर मर्क्यूरी ऐसा होने नहीं देगा, सोडियम को कहता है तुझे पानी के साथ रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तो सही। हाँ या ना? तो क्या करता है मर्क्यूरी? सोडियम को अपने साथ रिएक्ट करा के अमलगम बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? सोडियम मर्क्यूरी का अमलगम। इट इज एन अलॉय। क्या बन जाता है? अलॉय बन जाता है एक। तो सोडियम और मर्क्यूरी रिएक्ट करके अमलगम फॉर्म कर लेते हैं। क्लियर है? और इस कारण की वजह से इस रिएक्शन में हमें बार बार कैथोड को बदलना पड़ता है, क्योंकि वो रिएक्ट आउट कर जाता है, खत्म हो जाता है, फिर वापस से हमें दूसरा इलेक्ट्रोड लगाना पड़ जाता है। क्लियर है? तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा आयन जाके डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। कौन सा केस है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का केस है ये। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पूरा लिख लेना। क्या नाम है? इलेक्ट्रो
रिफाइनिंग। चले तो मैं करके दिखा देता हूँ रिएक्शन में ही, जिससे आप समझ जाओ और फिर रिएक्शंस आके यहाँ पे देख लेंगे। देखें भाई, बीकर बना रहे हैं, ठीक है। इस बीकर में लिक्विड भर दे रहा हूं मैं कॉपर सल्फेट का, Cu+2 SO4-2, ठीक है, कॉपर सल्फेट का। 2 रॉड यूज कर रहे हैं, ठीक है, कैथोड की और एनोड की, आया ना। इसमें क्या करना है हमें, एक रॉड तो बनानी है पतली सी बहुत, ये मान लो एक रॉड बन गई है, ठीक है, और एक रॉड बहुत थिक बनानी होती है, और ये दोनों ही रॉड कॉपर की होती है बच्चा पार्टी, दोनों ही रॉड काय की होती है, कॉपर की, ठीक है ना, दोनों ही रॉड काय की होती है बच्चा पार्टी, कॉपर की। क्लियर है। अब एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ये भी काय का, कॉपर का, ये भी काय का, कॉपर का। बस फर्क क्या होता है इन दोनों में, ये जो कॉपर होती है ये इम्प्योर होती है। इम्प्योर मतलब ये प्योर कॉपर नहीं है, इसमें कॉपर के साथ मिलावट है और भी एलिमेंट्स की। क्लियर है, होती दोनों ही कॉपर की है, पर ये इम्प्योर है, ये कैसी है, प्योर। इसमें कॉपर के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होता, इसको थिन बनाता है, इसको थिक बनाता है। दूसरी बात, इम्प्योर कॉपर को हम लोग पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, क्योंकि मुझे इसको एनोड बनाना है। क्या बनाना है बच्चा पार्टी, एनोड। क्लियर है। प्योर कॉपर को हम थिन रखते हैं, नेगेटिवली चार्ज होता है, और इसको क्या बनाना होता है, कैथोड। अब ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसका कारण समझ जाओगे समय के साथ। अब क्या होगा, करंट कंडक्ट करेगी, बिल्कुल करेगी भाई। करंट कंडक्ट करने पर क्या होगा, सिंपल सी भाषा में, सल्फेट जाएगा एनोड पे, Cu+2 जाएगा कैथोड पे। अब जाके क्या करना, चेक करना ही, डिस्चार्ज होगा। तो कराते हैं रिएक्शन, कैथोड पे क्या हो रही होगी। कैथोड पे रिएक्शन बहुत सिंपल सी, कॉपर+2 गया, 2 इलेक्ट्रॉन खाए एंड कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट। तो यहां पर कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा समय के साथ। तो कॉपर सॉल्यूशन में था, जाएगा, यहां पर डिपॉजिट होता चला जाएगा। तो इस इलेक्ट्रोड पे क्या, कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा समय के साथ। कॉपर आया, इधर गया, डिस्चार्ज हुआ, डिपॉजिट। फिर जब तक करंट भेजोगे तब तक ये काम होता चला जाएगा, और ये रॉड समय के साथ क्या होती चली जाएगी, थिक होती चली जाएगी। और खास बात क्या है, पूरी कॉपर की बनी है और कॉपर ही डिपॉजिट हो रहा है, तो ये पूरा प्योर कॉपर होगा तुम्हारा। समय के साथ ये रॉड थिक होती चली जाएगी, होती चलेगी, और कॉपर डिपॉजिट होता चला जाएगा इस रॉड पे। अब एनोड पे क्या होता है, एनोड पे जाता है सल्फेट। तो रिएक्शन देखना है एनोड की। एनोड पे कौन गया, SO4-2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, SO4 बना, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। पर SO4 रिएक्टिव होता है, तो ये रॉड काय की है, कॉपर की। और इसमें ऐसे मेटल्स मिले होते हैं बेटा, उन मेटल्स में से कॉपर ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि मिलावट होती है कॉपर में, मना नहीं कर रहा हूँ, और मिलावट ऐसे मेटल्स की होती है जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, बट कॉपर ही उनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इम्प्योर कॉपर में कॉपर मेटल ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये सल्फेट क्या करता है, इस रॉड के कॉपर के साथ रिएक्ट कर जाता है। Cu है तो कॉपर का ही ना, रिएक्ट कर जाएगा SO4 के साथ। जैसे ये सल्फेट आया, अपने इलेक्ट्रॉन दिए इस रॉड पे, तो सल्फेट स्टेबल होगा नहीं, तो इस रॉड से कहता है भाई मेरे को भी तो स्टेबल कर दे। तो इस रॉड से वो कॉपर की मदद से रिएक्ट कर जाता है। कॉपर जैसे ही सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तो ये कन्वर्ट वापस हो जाता है Cu+2 और SO4-2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस सल्फेट ने क्या किया, इधर गया, इलेक्ट्रॉन लूज किए, और उस इलेक्ट्रॉन के बदले में इस रॉड से कॉपर आयन ले लिए। क्या ले लिए, कॉपर आयन। तो समय के साथ क्या हो रहा होगा, इस रॉड में से जितने भी कॉपर आयन्स हैं या कॉपर एटम्स हैं, वो टूट टूट के इस सॉल्यूशन में आते चले जाएंगे। क्लियर है, सल्फेट तो वापस आ ही जाएगा। क्लियर है, वो इसलिए गया कि जिससे इस रॉड पे जितना भी कॉपर है वो सब तोड़ तोड़ के हम सॉल्यूशन में लेके आ जाए। तो ये कॉपर कहाँ गया, सॉल्यूशन में। और ये कॉपर अगर सॉल्यूशन में आया है और करंट कंडक्ट कर रही है, तो डेफिनेटली वो कॉपर कहाँ जाके डिपॉजिट हो रहा होगा समय के साथ, कैथोड पे। तो समय के साथ क्या होता जाता है कि ये इलेक्ट्रोड तो खत्म होता चला जाता है और ये इलेक्ट्रोड थिक होता चला जाता है। इस इलेक्ट्रोड में से जितना भी कॉपर था वो सब निकल के इस प्योर कॉपर के इलेक्ट्रोड पे आके डिपॉजिट हो जाता है। और समय के साथ ये जो इम्प्योर कॉपर थी, इसमें से जितना भी कॉपर होगा वो सब निकल के इस रॉड पे आ जाएगा। और जैसे ही हम इस रॉड को बाहर निकालेंगे तो आपको जो कैथोड वाली रॉड जो मोटी होके मिलेगी वो आपका क्या होगी, प्योर कॉपर। और ये इलेक्ट्रोड खत्म हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से हमने एक प्योर कॉपर क्रिएट कर लिया। कहाँ से, एक इम्प्योर कॉपर से। तो इसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहते हैं, कि जब हम करंट की मदद से किसी मेटल को प्योरीफाई कर रहे हैं।
क्योंकि बाकी जो मेटल्स थे वो रिएक्टिव होते नहीं। अब बात आएगी उनका क्या होगा, तो बहुत सिंपल है कि कॉपर जब टूट के आएगा तो ये डिसॉल्व होगा, तो जो अनरिएक्टिव मेटल होंगी वो किसी काम की नहीं होंगी, वो क्या करेंगी, इसी एनोड के नीचे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं। वो सारी मेटल इस एनोड के नीचे यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती हैं, क्लियर है, और ये कहलाई जाती है एनोड मड के नाम से। किसके नाम से बेटा, एनोड मड। और ये बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, क्योंकि इसमें गोल्ड, सेलेनियम ऐसे मेटल्स होते हैं, ठीक है। गोल्ड AU, AN नहीं है, AU, AG सिल्वर भी होता है थोड़ा बहुत। गोल्ड, सेलेनियम, सिल्वर ऐसे मेटल्स होते हैं इस एनोड मड में, और ये बाजार में बिक जाती है, और इसी की कॉस्ट से इस पूरे प्रोसेस का खर्चा निकल आता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ही है, कोई नई चीज़ नहीं कराई मैंने, कराई क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। चलें आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होंगी यहाँ तक बातें सारी, आपको डेफिनेटली पकड़ पाए होंगे मेरी बात, क्लियर है। तो ये वही चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ लीजिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। कैथोड बनाया प्योर कॉपर का थिन, एनोड बनाया इम्प्योर कॉपर का थिक। रिएक्शन में कॉपर सल्फेट और कॉपर आयन और सल्फेट आयन की जरूरत है, वाटर की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ रिडक्शन हो गई, कॉपर डिपॉजिट हो गया, एनोड पे सल्फेट आके वो कॉपर तोड़ के ले आया सॉल्यूशन में, और ये सारा कॉपर टूट के वापस समय के साथ कैथोड पे डिपॉजिट होता चला जा रहा है। और वो जो इम्प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड था वो सब उसमें से कॉपर निकाल के प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपॉजिट करा दी जाती है, और प्योर कॉपर इलेक्ट्रोड निकाल लेना, वो आपका प्योर कॉपर की तरह काम आ जाएगा। और इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो जनरली ऐसे मेटल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं इस प्रोसेस को, तो वही लिखा है, इन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल एनोड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ इम्प्योर मेटल। अब कॉपर के साथ नहीं और भी मेटल्स हैं जिनके लिए हम ये करा सकते हैं, उन केस में हर बार कैथोड थिन होता है और प्योर मेटल का होता है, एनोड हमेशा थिक होता है और इम्प्योर मेटल का होता है, दैट्स इट। तो ये सारा खेल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे है ऑन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रोड बदलने पर भी प्रोडक्ट बदल जाते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के। चलें आगे, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी बातें डेफिनेटली क्लियर होंगी, तो उम्मीद करूंगा यहाँ तक आप बात सारी पकड़ पाए होंगे। तो इस सेशन को यहीं पे एंड करें, नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।